हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 एमसीक्यूज़, जहां पर आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ रिजल्टेड इन दी क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि पार्टियों के किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है इनमें से ऑप्शन सी COP3। COP3 का रिजल्ट क्या रहा? क्योटो प्रोटोकॉल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी COP3। क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 को, और कब फोर्स में आया? 16 फरवरी 2005 को। रिड्यूस करने के लिए था, ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए था क्योटो प्रोटोकॉल। देन इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज द पेरिस एग्रीमेंट वॉज अडॉप्टेड, यानी कि पार्टियों के किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप पेरिस समझौते को अपनाया गया था। इनमें से ऑप्शन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन शॉर्ट COP21 परिणाम स्वरूप किसको अपनाया गया था? पेरिस समझौते को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी COP21। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिशेस द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ 2013 टू 2020 ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि इनमें से कौन क्योटो प्रोटोकॉल की 2013 से 2020 की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि स्थापित करता है। इनमें से इस्टेब्लिश करता है ऑप्शन डी दोहा अमेंडमेंट, इस्टेब्लिश करता है सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2013 से लेकर 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दोहा अमेंडमेंट हुआ था कतर के दोहा में कब? 8 दिसंबर 2012 को। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल के लिए फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 में स्टार्ट हुआ था, और एंड कब हुआ था? 2012 में एंड हुआ था फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। और क्योटो प्रोटोकॉल के लिए सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2013 से 2020 तक के लिए है, जिसे किसने इस्टेब्लिश किया? दोहा अमेंडमेंट ने। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। दी दोहा अमेंडमेंट हैज़ सेट अ टारगेट फॉर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय व्हाट परसेंटेज कंपेयर्ड टू 1990 लेवल्स, यानी कि दोहा संशोधन में भाग लेने वाले देशों के लिए 1990 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कितना प्रतिशत कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोहा अमेंडमेंट ने सेट किया है टारगेट पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ के लिए, क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसको किस परसेंटेज तक रिड्यूस करने के लिए? ऑप्शन सी 18%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, हाउ मच गीगावाट वॉज इंडियाज़ सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑन 31 अगस्त 2021, यानी कि 31 अगस्त 2021 तक भारत की सौर स्थापित क्षमता कितनी गीगावाट थी? 31 अगस्त 2021 तक भारत की सौर स्थापित क्षमता कितनी गीगावाट है? इनमें से ऑप्शन सी 44.3 गीगावाट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मार्क करना है जो इनकरेक्ट है। ए पर है चेरनोबिल एक्सीडेंट, जिसके सामने गिवन है 1980। देन बी पर है फुकुशिमा जापान 2011 गिवन है इसके सामने। सी पर गिवन है GPU स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और डी स्टेटमेंट है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूजर्स ऑन अ ट्रायल बेसिस।
करेक्ट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, चेरनोबिल एक्सीडेंट, जो कि 1980 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। चेरनोबिल डिज़ास्टर क्या है? एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट है जो हुआ था 26 अप्रैल 1986 को। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ था, यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में हुआ था। देन इसके बाद हमारे पास बी पर गिवन था फुकुशिमा जापान 2011। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर है जो कि जापान में हुआ था 11 मार्च 2011 को। और नेक्स्ट सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जीपीयू स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके बाद डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। शेयरविट सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूजर्स को ट्रायल बेसिस पर। देन नेक्स्ट में आपको करेक्ट कोड मार्क करना है। नंबर 1 स्टेटमेंट है सर चार्ल्स वुड हैड इंट्रोड्यूस्ड द यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। और सेकंड पर स्टेटमेंट गिवन है बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में इस्टेब्लिश किया गया था। करेक्ट कोड आपको मार्क करना है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? बनारस संस्कृत कॉलेज के सामने गिवन था 1791। बनारस संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था 1791-92 में जोनाथन डंकन द्वारा, जो कि रेजिडेंट थे, निवासी थे किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के बनारस में। देन इसके बाद हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सर चार्ल्स वुड ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 को। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कर्जन ने इंट्रोड्यूस किया था 1904 में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, करेक्ट कोड ही आपको मार्क करना है। नंबर 1 स्टेटमेंट है विक्रमशिला इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और सेकंड स्टेटमेंट में आपको बताना है रेडियो ज्ञानवाणी इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग नन, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? विक्रमशिला इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो विक्रमशिला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। देन इसके बाद हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी रेडियो ज्ञानवाणी इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है रेडियो उमंग। तो इस तरह से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती थी अगर रेडियो ज्ञानवाणी की प्लेस पर होता है रेडियो उमंग। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।